नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट 3 सब्जेक्ट मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर नेपोलियन बोनापार्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो निर्विवाद रूप से आधुनिक युग का महान व्यक्ति था और जिसे यूरोप के इतिहास में युग निर्माता होने का गौरव प्राप्त है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा चरित्र होगा जो उसकी तरह आकर्षित हो। जितनी पुस्तकें उस पर लिखी गई, शायद अन्य किसी व्यक्ति के इतिहास पर नहीं। वह एक असाधारण मस्तिष्क और चरित्र का स्वामी था जो किन्हीं भी परिस्थितियों अथवा किसी देश में अपना उच्च स्थान प्राप्त करता। उस ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के धनी का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन एक साहसी विजेता, श्रेष्ठतम शासक, चतुर कूटनीतिज्ञ और अभूतपूर्व अभिनेता था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में कार्लो बोनापार्ट और लेटिजिया रमोलिनो के घर हुआ। उसके पिता वकील थे, किंतु परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। माँ एक सुंदर एवं कठिन परिश्रम करने वाली महिला थी। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। नेपोलियन अपने भाई बहनों में अलग थलग प्राय एकाकी जीवन व्यतीत करता था। बचपन में उसका व्यक्तित्व कोई विशेष आकर्षित नहीं था। वह दुबला पतला, कमजोर और लड़कियों जैसे दिखने वाला था। वह एकांत में जमीन पर रेखाएं खींचता या कीले बनाता तोड़ता था। नेपोलियन के पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस के सैनिक विद्यालय में भेजा। शिक्षण काल में उसने भूगोल, इतिहास व तत्कालिक बौद्धिक विचारकों के ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने मोल्टेयर, मोंतेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो इत्यादि को पढ़ा और जूलियस सीजर और सिकंदर से प्रभावित था। आइए अब हम जानें कि फ्रांस की क्रांति के पश्चात वे कौन सी घटनाएं या परिस्थितियां थीं जिनके कारण एक साधारण व्यक्ति से लेकर के फ्रांस के सम्राट के रूप में नेपोलियन का उदय होता है। स्टूडेंट्स, जिस फ्रांसीसी क्रांति और उसके नागरिकों ने क्रांति के लिए घोर संघर्ष किया, पुरातन व्यवस्था का अंत किया, नवीन संविधान बनाकर नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त की, उन्हीं नागरिकों ने 5 वर्ष में क्रांति को विस्मृत कर दिया और एक अधिनायक नेपोलियन को अपना शासक स्वीकार कर लिया। यह घटना विस्मयकारी अवश्य लगती है, किंतु तत्कालिक घटनाओं के समाचीन अध्ययन से ऐसा लगता है कि फ्रांस के सामने उस नाजुक घड़ी में संभवतः नेपोलियन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। तो नेपोलियन के उदय के कारणों को डिस्कस करते हुए आइए हम उन पर चर्चा करें। क्रांति के पश्चात फ्रांस में कीमतें बढ़ रही थी, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, आर्थिक दशा पतनोन्मुख थी। इस आर्थिक दुर्गति से जनता आदर्शों व मूल्यों को त्याग कर उबरना चाहती थी। दूसरा, नेशनल कन्वेंशन द्वारा निर्मित संविधान क्रांति की भावना के प्रतिकूल था, डायरेक्टरी भ्रष्ट थी और शासन निष्क्रिय था। युद्ध के क्षेत्र में फ्रांस ने नेपोलियन के नेतृत्व में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी और नेपोलियन ने पेरिस में शांति व्यवस्था भी स्थापित की थी। मध्यम वर्ग स्थिरता और स्थायित्व चाहता था। कौंसिल शासन के रूप में नेपोलियन ने फ्रांस को सुव्यवस्थित शासन एवं यूरोप में गौरवमय स्थान प्रदान किया था। इतिहासकार वॉल्टर स्कॉट के अनुसार धनिक वर्ग अपनी सुरक्षा की आशा में थे
गरीब सहायता चाहते थे, भगोड़े फ्रांस लौटना चाहते थे, क्रांतिकारी सजा के भय से और साहसी विजय की आशा और कायर स्वयं की रक्षा में नेपोलियन के साथ थे। क्रांति के 10 वर्षों में फ्रांस में अव्यवस्था और अराजकता के कारण उसकी दशा बिगड़ चुकी थी। राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी युद्धों की जटिलता के कारण क्रांति के पश्चात फ्रांस में नवीन व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका था। नेपोलियन इस बात को आवश्यक समझता था कि देश का शासन सुव्यवस्थित हो और क्रांति के आदर्शों के अनुरूप उनमें सुधार हो। नेपोलियन ने स्वयं भी कहा था, मेरा कार्य क्रांति के परिणामों को स्थिरता प्रदान करना है। उसने केंद्रीय शासन को शक्तिशाली बनाया और घोषणा की कि फ्रांस को समानता चाहिए, न कि स्वतंत्रता। नेपोलियन ने एक ऐसा सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित शासन स्थापित किया जिसमें जनता सुरक्षा का अनुभव करते हुए अपना जीवन शांति से बिता सके, और इसके साथ ही उसने क्रांति के मुख्य लाभों अर्थात समानता एवं विशेषाधिकार को समाप्ति को बनाए रखा। उसने लगन, परिश्रम और ईमानदारी के साथ शासन व्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया। स्वयं नेपोलियन ने भी कहा है कि मुझे मेरे 40 युद्धों के लिए नहीं अपितु विधि सुधारों के लिए याद रखा जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में सत्ता को हाथ में लेकर के अपनी स्थिति सुदृढ़ करने और फ्रांस को प्रशासनिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए। वस्तुतः डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर नेपोलियन ने सत्ता की थी और फ्रांस की जनता ने उस परिवर्तन को स्वीकार किया था। इसका कारण था कि वह अराजकता और अव्यवस्था से ऊब चुकी थी। अतः नेपोलियन के लिए आवश्यक था कि वह आंतरिक क्षेत्र में सुधार करे और एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित करे। सबसे पहला सुधार संविधान निर्माण। प्रथम काउंसिल बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण किया जो कि क्रांति युग का चौथा संविधान था, और उसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति 3 काउंसलरों में निहित की गई और नेपोलियन स्वयं प्रधान काउंसलर बना। वास्तव में संविधान में गणतंत्र तो केवल दिखावा था, लेकिन राज्य की संपूर्ण सत्ता नेपोलियन के हाथ में थी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने प्रशासन का केंद्रीकरण किया और पूरे देश को डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट्स की स्थानीय सरकारों को समाप्त कर प्रीफेक्ट्स एवं सब प्रीफेक्ट्स की नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति तथा गांव और शहरों की सभी मेयरों की नियुक्ति सीधे केंद्रीय सरकारों के द्वारा की गई, और इस प्रकार प्रशासन के क्षेत्र में नेपोलियन ने इन अधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित किया और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाया। आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस की आर्थिक जर्जर स्थिति को उबारने के लिए सर्वप्रथम कर प्रणाली को सुचारू बनाया। कर वसूलने का कार्य केंद्रीय कर्मचारियों के जिम्मे किया तथा उनकी वसूली सख्ती से की। उसने घूसखोरों, सट्टेबाजों और ठेकेदारों के अनुचित मुनाफे पर रोक लगाई और प्रशासनिक मितव्ययता पर बल दिया। फ्रांस की जनता जो अनेक करों से दबी हुई थी, उसने अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया। फिर नेपोलियन ने फ्रांस की वित्तीय गतिविधियों को सुचारू करने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जो कि उसका एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। राष्ट्रीय ऋण को चुकाने के लिए उसने एक पृथक कोष स्थापित किया और जहां तक संभव हुआ उसने सेना के खर्च को कम कर विजित प्रदेशों पर डाला और फ्रांस की जनता को उसके सैन्य अभियानों के बोझ से मुक्त रखने की कोशिश की। नेपोलियन ने कृषि के क्षेत्र में भी सुधार पर बल दिया और भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना बनाई। व्यापार के विकास के लिए नेपोलियन ने आवागमन के साधनों की तरफ ध्यान दिया, सड़कें, नहरें आदि की उचित व्यवस्था की और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को प्रगति के लिए यांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था की। फ्रांस की औद्योगिक प्रगति को भी उसने एक दिशा प्रदान की। शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन ने राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिक्षा को उसने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरों पर संगठित किया। शिक्षकों की नियुक्ति सरकार के द्वारा प्रारंभ की और एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम और एक ही प्रकार की स्कूल यूनिफॉर्म को उसने लागू किया। नेपोलियन ने पेरिस में एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जिसमें लैटिन, फ्रेंच, विज्ञान, गणित इत्यादि आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अब आइए हम डिस्कस करते हैं नेपोलियन के पतन के कारण।
यूरोपीय राजनीतिक क्षितिज पर नेपोलियन का प्रादुर्भाव एक धूमकेतु की तरह हुआ और अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर शीघ्र ही वह यूरोप का भाग्य विधाता बन बैठा। किंतु कुछ ही वर्षों में यह सब कुछ ध्वस्त हो गया और जिस प्रकार एकाएक नेपोलियन का उत्थान हुआ उसी प्रकार एकाएक ही नेपोलियन का पतन हो गया। और आइए उसके पतन के कारणों की हम चर्चा करें। पहला, स्वयं स्पेन का अभियान नेपोलियन के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। स्वयं नेपोलियन का भी कथन है कि स्पेन का नासूर मेरे विनाश का कारण था। स्पेन में उसे जनाक्रोश से मुकाबला करना पड़ा क्योंकि वहां के नागरिक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। आइए अब हम मुख्य कारणों को सिलसिलेवार डिस्कस करें। सबसे पहले, असीम महत्वाकांक्षा। नेपोलियन एक असीम महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो कि उसके पतन का मुख्य कारण साबित हुई। युद्ध में जैसे जैसे उसे विजय श्री प्राप्त होती गई वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। वह थोड़ी बहुत सफलताओं से संतुष्ट नहीं था, अतः वह विश्व विजेता होने और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करने का स्वप्न पालने लगा, जबकि इतने बड़े साम्राज्य की देखभाल करना संभव नहीं था और यही उसके पतन का कारण बना। चारित्रिक दुर्बलता। नेपोलियन में साहस, संयम, धैर्य कूट कूट कर भरा था, परंतु उसकी दृष्टि में घृणा एवं प्रतिशोध उसके कर्तव्य और विवेक पर हावी होने लगा। उसके चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि वह संधि को सम्मानजनक समझौता नहीं बनाता था और उसे यह विश्वास था कि उसका प्रत्येक कदम ठीक है और वह भूल नहीं कर सकता। फलतः वह सच्चे मित्रों से दूर हो गया। नेपोलियन की सभी व्यवस्थाएं सैन्यवाद पर आधारित होना। उसकी राजनीतिक प्रणाली सैन्यवाद पर आधारित थी, जो कि उसके पतन का प्रधान कारण साबित हुई। उभरती हुई राष्ट्रवाद की भावना नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण थी। राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर यूरोपीय देशों के लिए विदेशी शासन का विरोध करना उचित ही था। इसीलिए स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, रूस और प्रशा के निवासी राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित होकर नेपोलियन के विरुद्ध संघर्षरत हुए और नेपोलियन के पतन का कारण बने। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। नेपोलियन ने इंग्लैंड को पराजित करने के लिए एक ऐसे आर्थिक युद्ध का सहारा लिया जिससे वह इंग्लैंड का प्रबल प्रतिद्वंदी बन गया। इंग्लैंड केवल यूरोप का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था और उससे प्रतिद्वंदिता करना बहुत ही दुष्कर कार्य था। संपूर्ण विश्व में फैले उसके उपनिवेश उसके लिए आपूर्ति के सतत स्रोत थे और इंग्लैंड की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति भी उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त थी और इन्हीं कारणों से नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली असफल रही और उसकी असफलता का कारण बनी। रूस का अभियान भी नेपोलियन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। 1807 में नेपोलियन की कीर्ति अपनी चरम सीमा पर थी और ऐसे समय में उसे दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए था, लेकिन उसने मॉस्को का अभियान कर अपनी सेना को बर्फ के कुएं में ढकेल दिया। धूल, मिट्टी, भूख, प्यास, भयंकर गर्मी, तत्पश्चात कड़कड़ाती सर्दी तथा बीमारी ने नेपोलियन की सेना का नाश कर दिया। पोप से शत्रुता। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के बाद नेपोलियन ने पोप को भी अपना शत्रु बना लिया और जब पोप ने उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया तो 1808 ईस्वी में नेपोलियन ने रोम पर अधिकार कर लिया और 9 ईस्वी में पोप को बंदी बना लिया। फलस्वरूप कैथोलिक जनता नेपोलियन के खिलाफ हो गई। थकान। अनेक युद्धों में लगातार व्यस्त रहने के कारण वह थक चुका था और उसके पतन का कारण उसके द्वारा लगातार लड़े गए निरर्थक युद्ध ही थे। जो जो उसकी शक्ति कमजोर पड़ती गई वह थकता चला गया और उसके बाद उसका पतन अवश्यंभावी हो गया।
सगे संबंधी। नेपोलियन का अपने संबंधियों के प्रति मोह भी उसके पतन का कारण था। वह जितना उनके प्रति दयालु था उतने ही वे उसके प्रति कृतघ्न थे। नेपोलियन अपने भाइयों के व्यवहार से अत्यंत दुखी था। 1810 ईस्वी में नेपोलियन ने मेटरनिख से एक बार शिकायत भी की थी कि जितना लाभ मैंने अपने संबंधियों को पहुंचाया है उससे अधिक हानि उन्होंने मुझे पहुंचाई है। उसके भाइयों ने लुई नेपोलियन हॉलैंड, जोसेफ को स्पेन और जोरेम को वेस्टफैली का शासक बनाया और अपनी बहन कैरोलिन का विवाह उसने सेनापति मुरा के साथ किया और मुरा को नेपल्स का शासक बनाया। किंतु संकट के समय उसका कोई भी संबंधी उसके काम नहीं आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपोलियन के पतन के कारण बहुत अधिक थे और वह स्वयं भी पतन के लिए काफ़ी सीमा तक जिम्मेदार था। धन्यवाद।